बच्चों ये है हमारा लेक्चर 243 और हम स्टार्ट ले रहे हैं इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स मतलब एसेट होता है। एसेट मतलब आपका धन, मतलब लोग ही धन है। इंसान मतलब पैसे की वैल्यू नहीं है, किसी सोने चांदी किसी कीमती चीज़ की वैल्यू नहीं है, इंसान की वैल्यू है। इंसान खुद एक रिसोर्स है। ये है इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर 2 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। ये है पेज 16 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। दिस इज इकोनॉमिक्स। चैप्टर का ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू है जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये इसमें समझाया गया है कि पॉपुलेशन खुद एक एसेट है रादर देन लायबिलिटी। जब हम सब कहते हैं भाई बढ़ती आबादी है, आबादी 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 हम करते हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन, हम कहते हैं पॉपुलेशन लायबिलिटी है, पॉपुलेशन हमारे पे भार है। पर एक्चुअली इस चैप्टर में दिखाया गया है कि यही पॉपुलेशन हमारा असेट है, यही पॉपुलेशन हमारे लिए कीमती है, यही पॉपुलेशन हमारे लिए एक धन है। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, medical care। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो पॉपुलेशन है वो एसेट बनती है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल मतलब धन, ठीक है, मतलब इंसान रूपी धन बनती है पॉपुलेशन व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो एजुकेशन के फॉर्म में तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। ट्रेनिंग के फॉर्म में किसी को ट्रेन कर रहे हो, किसी को मेडिकल केयर दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उसे ह्यूमन कैपिटल बना रहे हो, मतलब आप उसको तैयार कर रहे हो, वो देश के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. Human capital क्या है exactly? वो एक स्टॉक है, वो एक पूरा बंडल है ऑफ स्किल मतलब आपकी कैपेबिलिटी, स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज, आपकी नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल क्या है? कैपेसिटी, आप मतलब जो भी आप में सीखने की जो भी क्षमता है और कुछ करने की क्षमता है और आपके नॉलेज, वो मिलके आपको ह्यूमन कैपिटल बनाती हैं। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। ये जो हम पीपल एज रिसोर्स पढ़ने वाले हैं चैप्टर, एक्चुअली में हम पढ़ने वाले हैं कि जो देश के लोग हैं उनकी काबिलियत के बारे में पढ़ेंगे, स्किल्स के बारे में, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम पॉपुलेशन को इस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से देखेंगे, मतलब हमने पॉपुलेशन को हमेशा बर्डन और लायबिलिटी देखा है, पर हम पॉपुलेशन को स्किल, एबिलिटी, इन सब पे नापेंगे। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute to the creation of ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। पॉपुलेशन को अगर हम प्रोडक्टिवली देखेंगे वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकती है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, है ह्यूमन रिसोर्स। जैसे हर कोई रिसोर्स होता है भाई, वैसे ही पॉपुलेशन भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। ये एक लार्ज पॉपुलेशन, अगर संख्या बहुत बड़ी है किसी देश की, तो पॉजिटिव साइड क्या है? इसका पॉजिटिव साइड हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड भी होगा। हम सिर्फ नेगेटिव साइड्स को ही देखते हैं, हम खाली प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर भाई संख्या ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम देखते हैं कि हमें इनको खाना देना पड़ेगा, हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। तो मतलब पर अगर आप ये सब दे रहे हो तो देश, अगर वो एक बेटर एज अ पीपल, एज अ ह्यूमन कैपिटल वो डेवलप हो रहे हैं वो लोग, वो देश की इकोनॉमी में ही हाथ बढ़ाएंगे, मतलब देश की तरक्की ही होगी। when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation।
ये लाइन समझने की है कि जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स, जब हमारी पॉपुलेशन को हम और ज़्यादा डेवलप करते हैं, हम उनको और ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं, सो वो हो जाते हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब वो हमारा एक कैपिटल के तौर पे तैयार हो जाते हैं, जिससे हमारे देश का प्रोडक्टिव पावर डेवलप होता है। जैसे कि हमारा जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जैसे देश का जैसे फिजिकल कैपिटल क्या होता है, मतलब लैंड हुआ या आप कोई बिजनेस करते हो, जैसे फिजिकल कैपिटल होता है। जैसे ये सारा कैपिटल क्या होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आप इन्वेस्ट करते हो। सो ये बिल्डिंग्स, लैंड, ये सब पे इन्वेस्ट करते हो। तो वैसे ही ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है। मतलब आप ये भी ह्यूमन कैपिटल भी इन्वेस्ट करोगे, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। जैसे आप ज़मीन खरीदते हो तो आपको फ़ायदा मिलना ही है, इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको फ़ायदा मिलेगा ही। सो इसी तरह से ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ये भी आपको फ़ायदा देगा लॉन्ग रन में। So investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. तो जैसे आप लैंड वगैरह, लैंड आप बिजनेस, इन सब चीज़ों में जब आप खर्च करते हो तो आपको ज़रूरत, मतलब आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही। मतलब आपको पता है, अगर लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि लैंड के जो प्राइजेस हैं वो ऊंचे जाएंगे, फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप कोई पॉलिसी ले रहे हो, अपना पैसा फिक्स कर रहे हो, आपको पता है कि कुछ मतलब रिटर्न अच्छा मिलेगा। सो इसी तरह से आप जब ह्यूमन कैपिटल में खर्चा करते हो, आप ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, मेडिकल केयर दे रहे हो, सो आपको फ्यूचर में, मतलब अगर इंसान स्वस्थ होगा, अगर इंसान एजुकेटेड होगा, ट्रेंड होगा, तो देश के लिए कुछ अच्छा, अपने लिए अच्छा करेगा, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करेगा। सो बट ऑब्वियस है वो अपने देश के लिए भी अच्छा करेगा। सो जब आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हो तो याद करो आपको वापस मिलेगा। जैसे किसी का आपका मतलब मेरा, हमारे जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, सो आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हैं ह्यूमन कैपिटल। आपके पेरेंट्स आप पे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? एजुकेशन के थ्रू। ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट एजुकेशन दे कैन गिव, ठीक है। हर पेरेंट अपनी तरफ से बच्चे को अच्छा देना चाहते हैं। सो दे आर गिविंग यू एजुकेशन, दे कैन गिव टू यू ट्रेनिंग, दे आर ट्राइंग टू गिव यू ट्रेनिंग। आप जब बोलते हो कुछ नया कोर्स ज्वाइन करना है, ये करना है, वो करना है, सो दे सपोर्ट यू, वो आपको बात मानते हैं। दे अलाउ यू मेडिकल केयर, ऑफ कोर्स आप बीमार पड़ते हैं, आपको छोड़ नहीं देते हैं। दे ट्रीट यू विद प्रॉपर, आपको कुछ भी थोड़ा सा भी होता है, दे ट्राई टू ट्रीट यू विद प्रॉपर केयर, ठीक है। सो सीधा मतलब हॉस्पिटल्स ले जाना, आपके मेडिक्लेम, सब कुछ आपके पेरेंट्स हैंडल करते हैं। सो इस हिसाब से, इस लिहाज से आप जो टीन्स हैं, आप लोग ह्यूमन कैपिटल हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पे? सो आपको आगे जाके, मतलब आगे जाके आपके पेरेंट्स को रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। क्योंकि आप लोग प्रोडक्टिव बनोगे, आप एजुकेटेड हो, आप ट्रेंड हो, आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दोगे, आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। सो एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पेरेंट्स। बट पेरेंट्स ऑब्वियसली ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों पे, आउट ऑफ लव वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं। बट मतलब एक सीधी सोचने जैसी बात है कि अगर एज अ कंट्री, अगर कंट्री अपने पीपल के लिए ये सब कर रही है, सो पीपल जो है, जो रिसोर्स बनेंगे, पीपल कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल बनेंगे और वो कंट्री को आगे जाके उनका नाम रोशन करेंगे। So investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital, ठीक है। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher, so और ये सीधी सीधी obvious सी बात है कि this can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons as well as the higher productivity of healthier people. सो जो हेल्दी लोग होंगे वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, एजुकेटेड लोग होंगे वो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा एफिशिएंट काम करना पाएंगे, ज़्यादा ट्रेंड लोग होंगे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। सो अगर हेल्दी, ट्रेंड, एजुकेटेड लोग हैं, आपने खर्चा किया है, तो वो लोग अच्छा काम भी करेंगे और देश का नाम करेंगे रोशन। सो इसी बात का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो इसी पेज पे है, पेज नंबर 16 पे ही है।
India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. तो इंडिया का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ड्रामेटिक एग्जाम्पल है। कैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हो, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो अपने लैंड की, जो आपके पास कम से कम रिसोर्सेज हैं, आप प्रोडक्टिविटी। सो इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, आपको पता था, पंजाब हरियाणा में आया था। सो उसमें क्या हुआ था, अच्छी अच्छी बीज, अच्छी हाई यील्डिंग HYV सीड्स प्रोवाइड कराए गए थे फार्मर्स को, और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज से इंट्रोड्यूस कराया गया था, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कराए गए थे। सो ये क्या था, इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन एक एग्जाम्पल है। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है। सो इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of it has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. इवन इंडिया की में IT के फील्ड में भी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, बहुत बड़ा बदलाव आया है IT सेक्टर में भी। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो ह्यूमन कैपिटल है, मतलब जो ह्यूमंस हैं, किस तरह से वो हायर पोजीशन अक्वायर कर रहे हैं मटेरियल, प्लांट और मशीनरी के कंपेयर में। अब लोग आगे हो गए हैं, मतलब लोग अभी आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े पैकेजेस देती हैं जो अच्छे अच्छे IITians को लेने के लिए। तो कंपनियां क्यों उतना खर्चा मशीनों को खरीदने में या मटेरियल्स को खरीदने में क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इज द बेस्ट कैपिटल। मतलब एक दिमाग है, एक स्क्रैप को, एक भंगार चीज को भी एक इम्पॉर्टेंट चीज बना सकता है। ठीक है। सो इस तरह से जो है, मतलब एक IT रिवॉल्यूशन, इंडिया का IT रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है। सो जस्ट अंडरलाइन दिस थिंग कि जो इंडिया का IT रिवॉल्यूशन है, इंडियाज IT रिवॉल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। सो नाउ यहाँ देखें आप पेज नंबर 17 पे यहाँ दिखाया गया है कि ह्यूमन कैपिटल है, क्या ह्यूमन कैपिटल, हम किस ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट को क्योर कर रहा है। सो डॉक्टर इज अ ह्यूमन कैपिटल है। मतलब डॉक्टर पे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट किया, पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया, खुद उसने बहुत मेहनत की, एजुकेट हुआ, अपनी स्किल्स सुधारी, उसके पेरेंट ने ऑब्वियसली उस पर जो स्पेंड करना पड़ता है वो किया उसके एजुकेशन में। सो आज देखो ये एज ए ह्यूमन कैपिटल तैयार है समाज की सेवा में। टीचर है, टीचर पे भी इन्वेस्टमेंट हुआ, एजुकेट किया गया, उसको स्किल दी गई। सो आज टीचर भी समाज में नए जो अच्छे समाज का फ्यूचर तैयार कर रही है, नए बच्चे तैयार कर रही है। ये इंजीनियर है। सो इंजीनियर तो इवन आप बोल सकते हो जादूगर होते हैं। ठीक है। कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से वो डेवलप कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। टेलर ऑब्वियसली कपड़े बनाना इज़ अ बिग स्किल। आप मैं नहीं बना सकते हैं भाई, मैं सोचूं कि भाई आई जस्ट मेक अ कुर्ता, आई कांट मेक इट। सो बहुत मेहनत लगता है, मतलब स्किल लगता है, उतनी दिमाग भी होना चाहिए। सो ये टेलर के पास ही है। So, Khali, not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect, because the advantage of more educated or healthier expressed to those who themselves were not directly educated or given health care. So, ऐसे नहीं कि भाई जो एजुकेटेड हैं, जो हेल्दी हैं, उन्हीं को पैसे का फ़ायदा होता है या उनकी इनकम ही ज़्यादा होती है। इनफैक्ट उनकी इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिक सोसाइटी को भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दी लोग हों, क्योंकि वो लोग कभी कभी because the advantages of a more educated healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. Human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital.
जो ह्यूमन कैपिटल है, अगर आप किसी इंसान पे खर्चा करते हो, सपोज आपको कोई भला काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है, तो आप किसी की पढ़ाई में मदद कर दो, मतलब आपको अगर आपके पास पैसे हैं किसी की एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर लो, या आप कोई बीमार है, अगर सपोज किसी को लिवर की प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, आप उसका इलाज करवा दो। तो अगर आप किसी को हेल्दी कर रहे हो, वो स्वस्थ होगा, वो अपना काम खुद कर पाएगा, वो अपने परिवार पे फिलहाल वो उसका परिवार उसका खर्चा उठा रहा है उसकी हेल्थ का, वो उससे उसका परिवार बच जाएगा, वो इंसान खुद ठीक होके प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो फिर खुद कमाएगा। मतलब जब आप किसी को एजुकेशन या हेल्थ में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, तो आप सोचते हो कि सोसाइटी को कुछ हम गिव बैक करें। आप आप क्या करते हो, आप ऐसे सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं कि वो सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहते हैं। ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। मतलब जब आप इंसान को जब आप किसी इंसान की एजुकेशन में मदद करते हो, उसकी हेल्थ में मदद करते हो, ये उसे कई ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसको कोई लैंड खरीद के दे दो या आप उसको और कोई चीज़ खरीद के दे दो, इंसान की मदद करना जो है, ह्यूमन कैपिटल इज 100 टाइम्स बेटर, इज 1000 टाइम्स बेटर देन other capitals, physical capitals like land and etc. So like land and human resource can make use of land and capital. So human resource हैं वो land और capital का पूरा यूज करते हैं. लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन. सो लैंड और कैपिटल खुद ब खुद यूजफुल नहीं हो जाते हैं, उसके लिए भी ह्यूमन कैपिटल लगता है. अब आपके पास ज़मीन है पड़ी है तो इसमें भी आपका दिमाग चलेगा, भाई ह्यूमन कैपिटल आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा. अगर आपके पास चीज़ें हैं पर आपके पास स्किल नहीं है, ठीक है, चलो एजुकेशन चलो नहीं है पर स्किल भी नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम होगी. तो मतलब आपके पास फिजिकल कैपिटल है तो उसका कोई मतलब नहीं है. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. बहुत सदियों तक काफ़ी पॉपुलेशन, हम हमेशा से ऐसे ही सोचते रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा आबादी, इंडिया में इतनी ज़्यादा आबादी, ये तो हमारे लिए लायबिलिटी है, ये तो बर्डन है, ये हमारे लिए एसेट नहीं है, ये तो बर्डन है. बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी. पर अगर बहुत ज़्यादा आबादी है, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी. अगर बहुत ज़्यादा आबादी है तो वो इकोनॉमी के लिए बर्डन नहीं है. इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. इसको आप किस में टर्न कर सकते हो, आप उसको प्रोडक्टिव एसेट में टर्न कर सकते हो. आप उसको एक जो बढ़ती हुई आबादी है, आप उसको प्रोडक्टिव एसेट में टर्न कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो ह्यूमन कैपिटल में. फॉर एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन. जैसे कि आप एजुकेशन पे स्पेंड कर सकते हो, हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो लोगों को, आप उनको साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हो. इस तरह से आप लोगों पे, इस तरह से ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट कर सकते हो और लोगों को आप एक एसेट बना सकते हो हमारे देश के लिए. एसेट का मतलब एक लायबिलिटी क्या होता है, भार. एसेट मतलब वरदान, ठीक है, आप उसको एक बून बना सकते हो. द टू फॉलोइंग केसेज आर हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स. नीचे आपको 2 केसेस दिए हुए हैं जिसमें आप देखोगे कि एक इंसान कैसे नेशन के लिए प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकता है. स्टोरी ऑफ सकल. स्टोरी ऑफ सकल, देयर वर 2 फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर. 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है, एक का नाम है विलास, दूसरे का नाम है सकल. दोनों एक ही गांव में सीमापुर में रहते हैं. Sakal was 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhutta Chaudhary worked in agriculture field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his Jitu and sister Situ. His uncle Sham had passed the matriculation examination but was not in the house as he had no job. But Bhutta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he joined soon. He started studying and completed higher secondary. His father pursued and continued. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computer. Sakal was meritorious and interested from the beginning.
अच्छा, यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है सक्कल की, इतनी हम समझ लेते हैं पहले। दो दोस्त हैं, विलास और सक्कल, एक ही गांव में सीमापुर में रहते हैं। सक्कल 12 साल का लड़का है, उसकी मदर शीला है, वो घर के कामकाज में ध्यान मतलब हाउसवाइफ है। उसके जो फादर हैं बूटा चौधरी हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। सक्कल अपनी माँ को घर के कामकाज में मदद करता है। वो अपने छोटे भाई जीतू की भी देखभाल करता है, अपनी छोटी बहन सीतू की भी देखभाल करता है। उसके अंकल श्याम हैं, जिन्होंने 10th पास किया है, पर वो घर में ऐसे ही बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए उन्होंने कोई जॉब नहीं की है। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सक्कल। सो जो सक्कल के मामा पापा हैं उसे बहुत पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने उसको विलेज टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइंड। सो सक्कल ने विलेज स्कूल ज्वाइन किया और वो पढ़ने लगा। तो वो पढ़ने लगा और उसने अपनी हायर सेकेंडरी की एग्जामिनेशन भी पूरी की, मतलब उसने अपनी हायर सेकेंडरी मतलब 12th भी पूरा कर लिया उसने। सो हिज फादर परसुडेड हिम टू कंटिन्यू स्टडी। 12वीं के बाद उसके फादर ने उसको कहा तू और आगे पढ़। तो उसने उसके फादर ने, जो बूटा चौधरी था, उन्होंने लोन दिया सक्कल के लिए ताकि वो उसको वोकेशनल कोर्स करा पाए कंप्यूटर्स में, मतलब कंप्यूटर कोर्स करवाया उन्होंने सक्कल को। सक्कल बहुत ही ज़्यादा मतलब मैरिटोरियस था, उसके रैंक अच्छे आते थे, इंटरेस्टेड था पढ़ाई में शुरू से ही। विथ ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। तो जो उसके फादर ने उसको लोन लेके कोर्स कराया था उसने बहुत ही चाव से ख़त्म किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। कुछ समय बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। ही इवन डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। उसने एक नए तरह का सॉफ्टवेयर भी बनाया क्योंकि उसने कंप्यूटर कोर्स किया था। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। वो सॉफ्टवेयर उसके बनाने की वजह से उसकी फर्म की सेल बढ़ी। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन। सो उसके बॉस को उसकी सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बॉस को उसकी सर्विसेज का अंदाज़ा आ गया कि भाई इतना ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। उसके बॉस ने उसकी सर्विसेज को पहचाना, उसको रिवॉर्ड दिया, मतलब इसको एज अ प्रमोशन उसको रिवॉर्ड दिया, मतलब सक्कल को प्रमोशन मिला, मतलब सक्कल लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। उसके फादर एग्रीकल्चर में मतलब खेती करते थे और उनका बेटा एक सक्सेसफुल मतलब आदमी बना पढ़ लिख के। सो बच्चों नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 18 पे हम देखेंगे स्टोरी ऑफ विलास। सो स्टोरी ऑफ विलास में आप देखोगे, सो देखो ये सक्कल है और ये विलास है। अब उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। विलास वॉज एन 11-year-old बॉय। विलास 11 साल का लड़का है जो सक्कल के ही गांव में रहता है। विलास के पापा महेश थे जो कि एक फिशरमैन थे। सो उसके जो पापा हैं वो पास अवे हो गए जब वो सिर्फ 2 साल का था। उसकी मदर गीता है, वो फिश बेचती है घर का पेट पालने के लिए, मतलब उसकी मदर फिश बेचती है, फादर नहीं है उसके। वो फिश खरीद के आती है पॉन्ड के लैंड ओनर से और उसे नियर बाय मंडी में बेचती है। वो सिर्फ 150 रुपये कमा पाती है दिन के फिश बेच के। विलास एक आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया। विलास को हड्डियों की बीमारी हो गई, मे बी उसको पोषण नहीं मिला होगा, अच्छा खाना नहीं मिला होगा। उसकी मदर उसको डॉक्टर के पास ले जाना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। उसे स्कूल भी नहीं भेज पाई उसकी मदर। उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी मदर को कुकिंग में मदद करता था, अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। कुछ समय बाद उसकी मदर भी बीमार पड़ गई। उसकी मदर की कोई देखभाल करने वाला नहीं था और कोई भी उसकी फैमिली में नहीं सपोर्ट कर रहा था उनको। सो उसकी मदर बीमार पड़ी तो विलास को अब मम्मी के साथ फिश बेचने जाना पड़ता था। उसकी मम्मी 150 रुपये ही कमाती थी फिश बेच के, वही पैसे अब वो कमा रहा था, वही मीगर इनकम, वही छोटी सी इनकम वो कमा रहा था। सो आप देखो ये 2 दोस्त थे, विलास और सक्कल, दोनों एक ही गांव के, दोनों एक ही उम्र के ऑलमोस्ट, पर दोनों के सरकमस्टेंसेस कितने डिफरेंट। विलास है गांव में बहुत कम दाम में फिश बेच रहा है, सक्कल एक अच्छी कंपनी में प्रमोशन ले रहा है। सो यहाँ आपने क्या डिफरेंस नोट किया? पहला डिफरेंस, सक्कल को इंटरेस्ट था स्टडीज़ में, विलास को नहीं था। सक्कल के पेरेंट्स ने उस पर इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन पे, उन्होंने उसकी गांव के स्कूल में एडमिशन कराई ज़बरदस्ती। विलास के पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया।
शकल पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने के बाद फिर उसके फादर ने लोन लेके भी उसको कोर्स कराया, कंप्यूटर कोर्स कराया। विलास के साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना पढ़ा ना उसकी हेल्थ अच्छी थी। शकल हेल्थ वाइज अच्छा था तो शकल को शायद डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। विलास को ज़रूरत थी तो भी नहीं जा पाया डॉक्टर की। दोनों फ्रेंड्स में डिफरेंस देखो। पेज नंबर 18 पे ही अब हम देखते हैं इन द 2 केस स्टडीज। ये जो 2 केस स्टडीज थी, हमने क्या देखा? हमने शकल देखा। शकल स्कूल गया, विलास नहीं गया। शकल फिजिकली स्ट्रांग था, हेल्दी था और कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो डॉक्टर को विजिट करे घड़ी घड़ी। विलास जो था आर्थराइटिस मतलब हड्डियों की बीमारी थी उसे, उसके पास साधन ही नहीं था कि वो डॉक्टर के पास जाए। शकल को डिग्री मिली कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। शकल ने जॉब ढूंढ ली एक कंपनी में, जबकि विलास वही काम कर रहा है जो उसकी मदर करती थी। कुछ ही इनकम कमा पा रहा है अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए। शकल के केस में क्या है? बहुत सालों का एजुकेशन और साथ में उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ा, मतलब वो कंप्यूटर सीखा तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फिर टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो देश का भी बेहतर ही होगा। दिस इन टर्न पेस एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। उसको प्रमोशंस मिले, सैलरी मिली, मतलब देश का भला हो रहा है तो उसका भी होगा। विलास के केस में कोई एजुकेशन नहीं, कोई हेल्थ केयर नहीं, मतलब जब शुरुआती टाइम होता है, जब स्टूडेंट लाइफ होती है, जब हमें एजुकेशन हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है, उसके पास वो नहीं था। उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी मदर के साथ फिश बेचने में निकाली। अभी भी वो वही कर रहा है, मतलब वो अनस्किल्ड लेबरर है, उसने कुछ सीखा नहीं, पूरी लाइफ सिर्फ फिश ही बेचना सीखा और वही करेगा। यहाँ देखो, मतलब शकल पे इन्वेस्टमेंट हुआ एजुकेशन के फॉर्म में, मेडिकल केयर के फॉर्म में, जबकि विलास पे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो आगे जाके शकल एक सक्सेसफुल आदमी बन पाया, जिसकी वजह से उसको भी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा है और रिटर्न में देश का भी भला हो रहा है कि एक एजुकेटेड इंसान मिल गया। विलास के केस में ऐसा नहीं हुआ। अगर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड हेल्थ मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। जब किसी पे इन्वेस्ट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन में कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न, मतलब आपको कुछ बड़ा मिलना ही है, फ्यूचर में कुछ बड़ा होना ही है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। आप लोगों पे खर्चा कर रहे हो वो उतना ही मूल्यवान है जितना आप ज़मीन पे या किसी और चीज़ पे खर्चा करते हो। A child to investments made on her education and health can yield a high return in future in the form of high earnings and greater contribution to the society. अगर आज एक बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है उसकी एजुकेशन के रूप में, उसकी हेल्थ के रूप में, वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा। कैसे? हायर अर्निंग्स के साथ सोसाइटी में भी एक अच्छा इंसान बन के वो कंट्रीब्यूट करेगा। एक एजुकेटेड इंसान होगा, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेगा, उसमें जो है इमोशंस होंगे, फीलिंग्स होंगे, अच्छे थॉट्स होंगे, थॉटफुल इंसान होगा। ये सब सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन ही हुआ ना। आप किसी को एजुकेट नहीं कर रहे हो, उसमें संस्कार नहीं डाल रहे हो, उसको स्किल नहीं दे रहे हो, तो वो क्रिमिनल हो जाएगा। क्रिमिनल हो जाएगा तो सोसाइटी के लिए बर्डन है, किसी को कुछ मर्डर कर देगा या किसी के साथ वो झोल करेगा, कुछ भी। ये सोसाइटी के लिए लायबिलिटी हो जाएगा। अगर किसी पे आप हेल्थ के रूप में और मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक सोसाइटी का भला कर रहे हो, क्योंकि उसका भला होगा तो सोसाइटी का। जो एजुकेटेड नहीं होते हैं वो कमाने के नए साधन नहीं ढूंढ पाते हैं और फिर उनको नौकरी वगैरह नहीं मिलती है, तो वो कई बारी गलत रास्तों पे चले जाते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। इंसान एजुकेटेड होगा,
वो कुछ तो करेगा। देखो, एजुकेटेड इंसान खाली नहीं बैठेगा, कम कमाएगा पर कमाएगा, इज्जत की खाएगा। ठीक है। सो एजुकेशन कभी भी खाली नहीं जाती। सो एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। ये आपने नोटिस भी किया होगा, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो क्यों, जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं इतना ज़ोरदार खर्चा करते हैं बच्चे की पढ़ाई के पीछे, क्यों इतने ज़्यादा बच्चे की पढ़ाई के पीछे एक्टिव होते हैं। सो ये इसीलिए क्योंकि उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता है, उन्हें खुद पता है, वो खुद पढ़े लिखे, उन्हें पता है एजुकेशन उनको कितना काम आई। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइजीन देने में भी वो कॉन्शियस होते हैं। न्यूट्रिशन मतलब भाई मेरे बच्चे को पोषण पूरा मिले। आपको फास्ट फूड खाने से मना करेंगे, आपको हरी सब्जियां बना के देंगे, आपकी मदर आपको अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन चीज़ें बना के देगी, आपको हेल्दी लगें, आपकी हाइजीन रखेंगे, साफ सुथरा भाई आप रहो, आप गंदा रूम रखो आपको डांट लगेगी। सो जो पेरेंट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन का, हाइजीन का, एजुकेशन का ध्यान रखते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो देखते हैं कि भाई मेरे बच्चे को ज़रूरत है स्कूल में एजुकेशन लेने की, अच्छे स्वास्थ्य की। अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। तो ये एक वर्चुअस साइकिल हुई। वर्चुअस मतलब माँ बाप पढ़े तो वो पढ़े, उन्हें फ़ायदा हुआ, फिर उनको बच्चे हुए, उन्होंने बच्चे पे भी वही खर्चा किया, उन्होंने बच्चे को भी वही सारी फैसिलिटीज़ दी, ऑब्वियसली ज़्यादा ही दी। मतलब आप अगर आपके पेरेंट्स से कहानी सुनो तो आपके पेरेंट्स जब आपको बताएंगे तो आपको वो अपने से ज़्यादा ही दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि भाई शायद आपके पेरेंट्स को इतनी जल्दी एक्टिवा नहीं मिली होगी और आप लोग अभी से ही एक्टिवाएं चला रहे हो। आपके पेरेंट्स कितने टाइम तक उन्होंने, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स ज़्यादा देते हैं। सो क्यों ऐसा देते हैं? क्योंकि एक साइकिल है, वर्चुअस साइकिल है। मतलब आप खर्चा कर रहे हो, आपके माँ बाप आप पे करेंगे, फिर आप किसी के मम्मी पापा आप करोगे। सो क्योंकि आपको अच्छा मिला आप आगे अच्छा दे पा रहे हो। इन कॉन्ट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स। तो वर्चुअस क्या है? फायदे वाली साइकिल। विशियस मतलब नुकसान वाली साइकिल। अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, बहुत गरीब पेरेंट्स हैं, अनहेल्दी पेरेंट्स हैं या अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, सो तब विशियस साइकिल क्रिएट होती है। हु देमसेल्व्स आर अनएजुकेटेड, लैकिंग इन हाइजीन, कीप देयर इन अ सिमिलर डिसएडवांटेज स्टेट। अगर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो वर्चुअस साइकिल क्रिएट होगी। वर्चुअस मतलब फलने फूलने वाली, बेहतर ही, एक बेहतर साइकिल। और जो विशियस पेरेंट्स, मतलब विशियस साइकिल कब क्रिएट होती है? जब पेरेंट्स होते हैं अनएजुकेटेड और उनके मतलब हाइजीन नहीं होता, सो वो भी बच्चे को सामने वही चीज़ें देते हैं, मतलब और बुरा देते हैं। ठीक है। और जब एक बेहतर एजुकेटेड पेरेंट्स होता है, ऐसे नहीं, अमीरी की बात नहीं कर रही मैं एजुकेशन की, एक साफ सुथरेपन की ऐसी बात कर रही हूँ। कई लोग बहुत गरीब होते हैं पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं, बहुत ही हाइजीनिक होते हैं। सो ऐसा नहीं है। मैं हेल्थ से नहीं मैं हेल्थ को, हाइजीन को मैं अमीरी गरीबी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। हेल्थ और हाइजीन इज़ अ डिफरेंट थिंग। मतलब पेरेंट अपने बच्चे को हेल्थ दें, हाइजीन दें, एजुकेशन दें, तो वो वर्चुअस साइकिल नहीं दे पाते हैं, सो वो है विशियस साइकिल। वो गलत है, मतलब वो एक बच्चे के लिए अभिशाप बनता है और वो उसके आने वाली जनरेशन्स के लिए बुरा ही होता है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो आप जापान की तरक्की से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। सो जो जापान जैसे देश जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। उनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ना पहाड़, ना प्लेन्स, ना प्लेट्यूज। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच। सो ये अमीर देश हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। ये लोग सारी नेचुरल चीज़ें बाहर के देशों से मंगाते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं। तो फिर ये जापान, जब उसके पास कुछ भी खुद का नेचुरल है ही नहीं, वो रिच और डेवलप्ड कैसे बना? जापान ने किस पे इन्वेस्ट किया है? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ।
जापान ने एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में बहुत ज़्यादा खर्चे किए हैं वहाँ के लोगों पे। वहाँ की सरकार ने हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज बहुत भारी खर्चे किए हैं अपनी पॉपुलेशन पे। सो इन लोगों ने मतलब जापानीज ने बाकी रिसोर्सेज, दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल, एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच डेवलप्ड। सो नेचुरल रिसोर्सेज तो यहाँ के लोगों के पास नहीं था, हाँ, पर लैंड थी, ज़मीन है, कैपिटल है, पैसा है। तो इन लोगों ने लोगों को पहले तो अपने लोगों को हेल्दी बनाया, एजुकेट किया। फिर जापानीज़ ने सारे रिसोर्सेज को, क्योंकि वो हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, सो उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज को जैसे कि लैंड, कैपिटल बहुत अच्छे से यूज़ किया। सो क्योंकि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा इफ़िशिएंट हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी भी इतनी इवॉल्व करी है कि ये कंट्रीज़ हो गई हैं रिच और डेवलप्ड। ठीक है, सो जापान इज़ द बेस्टेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रिच कंट्री। how they developed, how they became rich, how they developed। so rich हुए, develop हुए because they invested on education and they invested on health। ठीक है, so this is a wonderful example of a country Japan। so page number 19 साइड में ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमन। सो कमाई, औरत और मर्द दोनों कैसे कमाई करते हैं। So like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish, Sakal got a job in the firm। विलास और सकल की तरह जो लोग हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। हमने देखा कि जो विलास है वो फिश बेचता है, सकल को काम मिला फर्म में। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ आई, The various activities have been classified into 3 main sectors। जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब कुछ भी A to Z काम, फार्मिंग से लेके कोई भी काम हम करते हैं, फार्मिंग से लेके कोई सामान बेचने से लेके कोई ट्रांसपोर्टेशन चलाने से लेके कोई भी काम हम करते हैं, सो वो सारे काम, द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स में वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। ठीक है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो 3 सेक्टर्स में ये एक्टिविटीज डिवाइड होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, सो जो प्राइमरी सेक्टर है, सो प्राइमरी सेक्टर क्या है, सो ये आपको 10th में इस नाम पे चैप्टर ही है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम पे चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th में। सो फिलहाल 3 मेन सेक्टर्स याद रखो कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। सो प्राइमरी सेक्टर में सारे प्राइमरी मतलब जो कहते हैं ना एनिमल रिलेटेड वर्क्स होते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल एंड प्लांट रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवरों को पालना, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, खुदाई, क्वायरिंग। सो ये सारे मेहनत वाले काम प्राइमरी सेक्टर्स में होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग। ठीक है, सो ये सारे काम होते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या काम होते हैं, सो यहाँ देखो, यहाँ सारे आपके रॉ मटेरियल तैयार होते हैं। जैसे फिश, आपको फिश है, अंडे, मुर्गी, कोयला। ठीक है, सो ये सारे रॉ मटेरियल्स, यहाँ जो रॉ मटेरियल्स तैयार करने वाला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। कोई भैंसों का तबेला चला रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। कोई पोल्ट्री फार्म चला रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है। मतलब जैसे यहाँ चीज़ें तैयार हुई, मतलब यहाँ रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है, जैसे अंडे, मतलब यहाँ जैसे मुर्गी है। ठीक है, यहाँ मुर्गी, अब मतलब मुर्गी के अब मैन्युफैक्चर क्या होता है। ठीक है, यहाँ तो चलो डायरेक्ट वो मार्केट में बेच देगा। मैन्युफैक्चर क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर देख लो, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर हुआ, हाँ, तो समझो कॉटन प्रोड्यूस हुई, अब उस कॉटन से मुझे कॉटन का क्लोथ बना के बाजार में बेचना है। सो मैं बन जाती हूँ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब
एक बड़ी स्केल पे मैं फैक्ट्री डालूंगी, मैं कॉटन क्लोथ की गारमेंट की फैक्ट्री डालूंगी और यहाँ प्राइमरी सेक्टर वालों से प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स खरीद के मैं कॉटन का कपड़ा बनाऊंगी। ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग को किस में जगह दी गई है? सेकेंडरी सेक्टर में जगह दी गई है। ठीक है। सो प्राइमरी सेक्टर में सारे मेहनत वाले काम हैं, सेकेंडरी सेक्टर में पैसे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के काम है। ठीक है। फैक्ट्री, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, आप देखोगे घरों में भी कई लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, कई चीज़ें बना बना के बेचते हैं। सो तीसरा सेक्टर टर्शरी। सो टर्शरी सेक्टर है नौकरियों का सेक्टर, जिसमें भाई टीचर्स आ गई या बैंकिंग सर्विस वाले आ गए, जो भी नौकरी वाले लोग हैं वो सब आ गए टर्शरी सेक्टर के अंदर। सो टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। सो टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आएगा? टर्शरी सेक्टर में सारे सर्विस वाले काम आएंगे, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। सो द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इस सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ये जो तीनों सेक्टर्स में जो काम होते हैं, पहले सेक्टर में क्या होता है? रॉ मटेरियल तैयार होता है, दूसरे में मैन्युफैक्चर होता है, तीसरे में बिकता है, मतलब तीसरा सर्विस सेक्टर है। तो जो इन तीनों सेक्टर्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अब मैंने जैसे कॉटन का एग्जांपल दिया था, कॉटन का प्लांट है, मैंने फैक्ट्री डाली, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। अब ऑब्वियसली मुझे वो बेचना भी है, तो मुझे उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या है? टर्शरी सेक्टर, सर्विस है ना। ट्रांसपोर्ट क्या है? सर्विस है। फिर मैं उसको दुकानों में जाने दूंगी। सो दुकानों में गए ट्रांसपोर्ट की मदद से, सो वहाँ दुकानों में बिका, सो दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। सो इस तरह से मतलब तीनों सेक्टर्स को मिलके चलना पड़ता है देश की तरक्की के लिए। मतलब अगर किसान सब्जी उगाएगा नहीं तो मतलब सब्जी उगाएगा नहीं, और जो ट्रांसपोर्ट है वो टर्शरी सेक्टर से ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं होगा, तो आपका पेट कैसे भरेगा? सो जब ये सारी चीज़ें होती हैं इन तीनों सेक्टर्स में, द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या हैं? हमारी इनकम में एक वैल्यू ऐड करती हैं। ठीक है। ऑब्वियसली तीनों सेक्टर्स में तीनों सेक्टर्स में काम होता है, तभी हमारा जो देश है प्रगति करता है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी 2 पार्ट्स हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 3 सेक्टर्स होते हैं। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स होते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस में डिवाइडेड हैं? 3 सेक्टर्स में। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी एग्रीकल्चर एग्जाम्पल बोल सकते हो, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो, एंड टर्शियरी में आप बोल सकते हो सर्विसेज। ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अच्छा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब इन तीनों सेक्टर्स में काम होता है तो उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट्स हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने हैं? 2 पार्ट। एक है मार्केट एक्टिविटीज और एक है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो मार्केट एक्टिविटीज क्या है? मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। मार्केट एक्टिविटीज क्या है? रेम्यूनरेशन मतलब पैसे, मतलब जो काम करता है उसे पैसे देते हैं, उसे कहते हैं मार्केट एक्टिविटीज। जैसे आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको कुछ हासिल होना है, कोई रकम मिलनी है। सो ये कुछ इंक्लूड हो सकता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। सो आप इसमें आप कुछ बनाओगे, बना के बेचोगे, या तो आप किसी को सर्विस दोगे, जैसे टीचिंग हुई या बैंकिंग सर्विस हुई, गवर्नमेंट सर्विस। तो ये सब मार्केट एक्टिविटीज़ में आता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो आप खुद के लिए करते हो। ठीक है। सो मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है? मार्केट एक्टिविटीज़ में पैसा इन्वॉल्व होता है, रेम्यूनरेशन इन्वॉल्व होता है, जो पैसे के लिए करते हैं। ऑब्वियसली पैसे के लिए किया जाता है मार्केट एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं वो
खुद के लिए। सो नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सो ये था पेज 19। सो दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो ये क्या होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है? सो नॉन मार्केट एक्टिविटीज होता है कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब जो प्राइमरी प्रोडक्ट, जो आपने शुरू में एक प्रोडक्ट बनाया उसका यूज़ करना, मतलब अपने लिए ही उसका यूज़ करना। जैसे कि मैंने खेती की, ठीक है, सो खेती में मैंने जितनी भी सब्जियां उगाई वो मैंने मेरे परिवार को ही, मतलब मेरे परिवार का उससे पेट भरा, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज़ में मैं पैसे देखती हूँ कि मैं कुछ बेचूं, मैं कोई रकम कमाऊं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में मैं सिर्फ खुद का कंजम्पशन, भाई खुद उगाया, खुद खाया, बात खत्म, ठीक है। सो पेज नंबर 20 पे, Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between man and woman in the family. Women generally look after domestic chores and men who work in the fields. So, अगर आप हिस्ट्री देखो, ह्यूमन हिस्ट्री देखो, अगर आप कल्चरल रीजन्स देखो, सो आदमी और औरतों के बीच कुछ काम ऐसे डिवाइडेड है, डिवीजन ऑफ लेबर कुछ ऐसा है कि बोला जाता है कि औरतें हैं वो डोमेस्टिक कोर्स में ध्यान देती हैं, वो घर के कामकाज में ध्यान देती हैं और आदमी जाके फील्ड्स में काम करते हैं। मतलब ये सोच है, मानसिक सोच है, ये बहुत ही पुरानी सोच है। सो शकल की मदर शीला है, वो खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, बच्चे संभालती है। शकल के फादर बूटा हैं, वो फील्ड का काम देखते हैं, ठीक है, और वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। सो ये सोच है, एक मानसिकता है। शीला को पे नहीं किया जाता। शीला जो शीला है, शकल की मदर है, वो घर का काम करती है, बच्चे संभालती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, उसको पे नहीं किया जाता है, जबकि बूटा को उसकी फसल बेचने पे पेमेंट मिलती है। सो औरतों को अपनी सर्विसेज के लिए पे नहीं किया जाता। आपकी मम्मी को आपके पापा पे नहीं करते, भाई तू घर का काम कर रही है, तू बच्चे का ध्यान रख रही है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। सो घर का काम करना, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर आप घर संभाल रही हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, पर वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। जबकि बहुत घर संभालना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत टफ होता है। इट इज़ अ रियली टफ थिंग कि 2-3 बच्चे संभालो, पूरा घर देखो, सब कुछ देखो, एक्सपेंसेस देखो, बट इसे नेशनल इनकम में रखा ही नहीं गया। मतलब एक हाउसवाइफ का काम नेशनल इनकम में नहीं काउंट होता। Geeta, mother of Vilas, earned an income by selling. Thus, women are paid for the work when they enter the labor market. Their earning, like that of their male, is determined on the basis of education and skill. So, यहाँ गीता है जो विलास की मदर है, वो अर्न कर रही है, वो फिश सेल करके अर्न कर रही है। सो औरतें जब काम करती हैं मार्केट के अंदर, मतलब जो घरों से बाहर निकल के काम करती हैं, दूसरों के लिए काम करती हैं, तब उन्हें पे किया जाता है, ठीक है। सो देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। सो वहाँ पे भी उसको कंपैरिजन्स का सामना करना पड़ता है। जो उसके मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो आदमी काम करते हैं, सो मे बी एजुकेशन स्किल के हिसाब से उसे कम ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वो प्रॉपरली जो भी उसको अपॉर्चुनिटीज आएंगी पूरा फ़ायदा उठाएगा। एजुकेशन एंड स्किल मतलब आवड़त, ठीक है, आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। अगर आपको मार्केट में जाके अच्छा पैसा कमाना है, बाजार में जाके आपको किसी भी लाइन में जाना है, आपके पास ये 2 हथियार होने चाहिए। आप एजुकेटेड होने चाहिए, दूसरा आप में स्किल होनी चाहिए। अ मेजोरिटी ऑफ वुमन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन। वुमन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। सो औरतें क्या होती हैं, कई बार कम पढ़ी लिखी होती हैं और उनको कम आवड़त होती है, पर उनको घर की मजबूरी होती है, उन्हें बाहर जाके काम करना पड़ता है, तो इस वजह से उनको बहुत कम दामों में लोग काम कराते हैं। कई औरतों को तो ऐसी जगह काम करना पड़ता है जहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी निकाल दिया जाता है। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। Employment in this sector is characterized by irregular and low income. Various activities relating to legal protection is meager. मतलब कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती है आपको। अगर बैठे बैठे कोई जॉब से निकाल देता है, निकाल देगा, आप उसके सामने जाके केस वेस नहीं कर सकते हो, निकाल सकता है।
सो एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। सो ये जो टर्शरी सेक्टर है, मतलब जो सर्विस वाला सेक्टर है, यहाँ पे इरेगुलर इनकम भी मिलती है, लो इनकम भी मिलती है। इस सेक्टर में देयर इज एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। सो मतलब मैटरनिटी लीव नहीं देते हैं, चाइल्ड केयर नहीं मिलता है, और बाकी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। वुमेन विद हाई एजुकेशन स्किल आर पेड एट पार विथ मैन। पर जो औरतें अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी स्किल रखती हैं, उनको आदमियों जितना ही उतनी ही उनको सैलरी मिलती है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। सो औरतों को सबसे ज़्यादा जो काम करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं फील्ड्स, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पे एक फिक्स इनकम हो और जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हो, उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में टीचिंग और मेडिसिन अट्रैक्ट करती है औरतों को। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस। औरतें अभी दूसरी फील्ड्स में भी आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स, भाई IAS भी बन रही हैं, बड़ी बड़ी कमिश्नर पोस्ट पे हैं, और साइंटिस्ट बन रही हैं, और टेक्नोलॉजी वाले काम भी कर रही हैं, पायलट बन रही हैं। ठीक है, सो औरतें और भी। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी औरतों की पहली पसंद टीचिंग और मेडिसिन बना हुआ है, उनको उसमें थोड़ी सिक्योरिटी दिखती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की क्वालिटी। सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन अक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी, किस पर डिपेंड करता है? लिटरेसी रेट, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हों, पर्सन की हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, स्किल फॉर्मेशन स्किल हो। सो इस पे पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। ठीक है, इन तीन चीज़ों में क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी, पॉपुलेशन हेल्दी होगी, पॉपुलेशन स्किल्ड होगी, तो ऑटोमेटिक है कि और नेचुरल है कि जो ग्रोथ है, कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो होगी ही होगी। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। लास्ट पॉइंट है, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। अगर पढ़ी लिखी संख्या है और हेल्दी संख्या है, वो हमारे लिए वरदान बराबर है। विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर एट पेज 20। आपने आज बहुत कुछ पढ़ा, पर एक जो बेसिक हाईलाइट्स हैं, आपने 3 सेक्टर्स पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी का एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर वगैरह, सेकेंडरी का एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी का एग्जाम्पल है सर्विस जैसे बैंकिंग, टीचिंग। सेक्टर्स और 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे फिक्स्ड इनकम होती है, जहाँ पे पेड लीव्स होती हैं, आप लीव लेते हो, पे किया जाता है, मैटरनिटी लीव पे की जाती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ की जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आपको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी आपकी पे काट देंगे, आप छुट्टी करोगे पे कटेगी। ठीक है, सो ये हाईलाइट पॉइंट थी आज के लेक्चर। विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। सो दिस इज योर इशिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। प्लीज डोंट skip a single point. Write each and everything properly. Read the entire thing and WhatsApp me. Thank you.